दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन पहला ये है कि ग्रेविटेशन किसे कहते हैं। तो ग्रेविटेशन का है तो एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके वजह से होता है? तो ड्यू टू दी मासेस। ठीक ना? तो अगर हम लोग इसका और डिफिनेशन देने की अगर बात करें ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन का अगर और डिफिनेशन जो होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू मासेज। फोर्स ड्यू टू दी मासेज यानी कि मास के वजह से अगर कहीं पर ठीक ना फोर्स लग रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, क्लियरिटी होना चाहिए। एक प्रकार का क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अगर एज्यूम कर लेते हैं, लेटेस्ट एज्यूम कर लीजिए कि कोई रूम है, ठीक है ना, जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो उस रूम में क्या है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बंदा बैठा है, तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, है ना। डस्ट पार्टिकल हो गया और भी हमारे पास बुक्स वगैरह हो गए, गुड्स वगैरह हो गया, जो भी रूम के अंतर्गत है। ठीक है, तो हर वो रूम जो भी पार्टिकल है उसमें क्या होगा? मास तो होगा। और ये जो मैन है चाहे कुछ भी है, ये भी क्या है? तो इसके बीच में भी मास है। तब और तब मास और मास के बीच में क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक प्रकार का खिंचाव बल है। जो ग्रेविटेशन जो है एक प्रकार का खिंचाव बल है। ठीक है, यहाँ तक तो होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बात करें इसी चीज को, तो एक जो साइंटिस्ट है, ठीक ना, जिसको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, तो फादर ऑफ जो फिजिक्स जो है उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई ये है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, फादर ऑफ फिजिक्स ने क्या बोला, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो जो फादर ऑफ फिजिक्स है, मतलब फादर ऑफ फिजिक्स बोलने का मतलब क्या है? न्यूटन साहब। तो न्यूटन का क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स। उन्होंने क्या बोला है कि जब कोई भी मास होगा, मान के चले कि मास ये वाला कोई m1 पार्टिकल है, कोई पार्टिकल m2 है मास वाला, ठीक ना, मास 1 हो गया, मास 2 हो गया। तो इनके बीच में एक ये सेंटर, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास काम करता है, ये हो जाएगा। तो ये सेंटर, इसका भी जहाँ पर सेंटर हो गया, और इनके बीच का जो गैप डी हो जाएगा, या यू कैन से डैट कि ये आर हो सकता है। देन वी कैन से डैट कि वो इनके बीच में क्या कर सकता है? फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको उन्होंने ग्रेविटेशन दिया। तो ये बोले कि ये होगा कितना, तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है ना, इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल के साइन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक और उन्होंने बताया कि जो इन जो डिस्टेंस होता है उनके बीच का, जो जो भी मास पार्टिकल है, तो उनके जो डिस्टेंस का बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, ये स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने दो क्या दिया? बातें बोली, और इस दोनों बातों को उन्होंने क्या किया? मर्ज कर दिया। बात समझ में आया? तो मर्ज जब किया तो उन्होंने बोला कि जो एफ है ना, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? m1 m2 अपन में जो आर स्क्वायर कहो या डी स्क्वायर करो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस चीज को, प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल को जब साइन को हटाते हैं ना, तो एक यूनिट आ जाता है, सॉरी एक कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसको हम लोग m1 m2 अपन में आर स्क्वायर बोलते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहाँ तक तो चीज क्लियरिटी होगा कि एफ इजकल टू का होता है जी इंटू m1 m2 अपन में आर स्क्वायर। ये m1 m2 क्या है? मास है, जिसके बीच में फोर्स काम कर रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस है। बात समझ में आ गया? जी का है भाई यहाँ पर, तो एक प्रकार का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल हम क्यों बोल रहे हैं? यूनिवर्सल इसलिए ना कि जो ये जो एफ जो फोर्स काम कर रहा है, ये हर एक बॉडी पर, दुनिया के जितने भी यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में जिस किसी पर मास है, ठीक ना, यूनिवर्स में जो जिसमें मास है, ये उस पर ये नियम लागू होता है। तो इसलिए ये जो जी है,
इस जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इस जी का वैल्यू कितना होगा? तो इस जी का जो वैल्यू होता है ना 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये होता है क्या इसका वैल्यू, किसका? जी का। इसको रट के रखना है क्योंकि पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है पेपर के अंतर्गत कि जी का वैल्यू कितना होता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा अगर हम लोग बात करें कि जी का थोड़ा सा कांस्टेंट, ये जो जी है, जी का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट निकालना कोई टफ बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत इस चीज़ को समझा है। तो जी का यूनिट के लिए क्या करेंगे? एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपन में आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इसको 1 रख लो, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक ना, m1 m2 अपन इंटू जी हो जाएगा, यही होगा ना। तो आ जाओ अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा क्या? एफ का यूनिट का होता है न्यूटन, ये मीटर है ना, तो ये मीटर स्क्वायर, ये केजी, दो है तो दो दो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी। आपको एक चीज समझ में आएगा कि जी का जो यूनिट है क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन की बात कर ले, डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? जो इसका यूनिट से ही डिसाइड कर लेते हैं। न्यूटन का क्या होता है? mlt के पावर -2 होता है। और मीटर जो है ना, तो मीटर को m0 l2 t0, उसके बाद अगर नीचे में देखें तो क्या हो जाएगा? मास 2 है तो मास का 2 और l0 t0, तो क्या मिल जाएगा अपने पास? अपने पास m से m कैंसिल, तो अपने लोग को m1, ठीक ना, t के पावर q और t के पावर -2, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन भी। तो होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो जो ग्रेविटेशन है ना, तो ग्रेविटेशन जो है एक प्रकार का फोर्स ऑफ, हम लोगों ने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरे भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो समझना ये है, तो ये सबको क्यों नहीं खींच लेता है? मान लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कोई बॉडी है जिसका वजन मान के चलो 70 केजी है। कितना है? 70 केजी है। कोई बॉडी जो है मान के चलो कि 1 ग्राम का है। कितना का है? 1 ग्राम का, या यू कैन से दैट कि 1 केजी का है। कितना है? 1 केजी का है। तो इसके बीच में तो अब बताओ, जो ज़्यादा मास वाला होगा वो उसके बीच में ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए, कम वाला को खींच लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा चीज़ें नहीं होता है। तो जो न्यूटन साहब है ना, तो न्यूटन साहब ने एक बात बताया था, याद है? उन्होंने मोशन का लॉ दिया था, तो उन्होंने बोला था कि थर्ड लॉज ऑफ मोशन, उन्होंने बोला था। क्या बोला था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में? जिस किसी बॉडी पर F1 पर जितना फोर्स लगाओगे आपको पर भी उतना ही फोर्स लगाया जाएगा, लेकिन अपोजिट लगाया जाएगा, यानी कि एक्शन के विपरीत रिएक्शन हो जाएगा। तो उस वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जितना 70 केजी का बॉडी है जितना फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, 1 केजी पर, उतना ही 1 केजी वाला बॉडी 70 केजी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आया? तो ये होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए एक दूसरे से वो चिपकता नहीं है। दिमाग में समझ में आ रहा होगा ना? अगर ऐसा होता पॉसिबल तो समझ लो कि क्या हो सकता था। इमेजिन कर लो थोड़ा-सा इस बात को। तो यहाँ तक तो ठीक है। बात आ रहा है दूसरी बात, तो भाई ये हुआ कि फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? तो फ़ील क्यों नहीं होता है? व्हाई नॉट फ़ील? है ना? फ़ील क्यों नहीं करते हैं? तो फ़ील करने के पीछे रीज़न है कि हम लोग जो हैं, ठीक ना? अगर ले जो एज़्यूम कर लेते हैं, मान लो कि कोई M1 है, ठीक है? 10 केजी का, कोई M2 है, ठीक है ना? 20 केजी का। M1 10 केजी का और M2 है 20 केजी का, यही है ना? इसके पीछे में फ़ोर्स अगर कैलकुलेट करें तो फ़ोर्स इज़ इक्वल टू जी M1 M2 अपन में क्या है? आर स्क्वायर। इसको यूज़ करके निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यही ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है। और मास कितना था? 10 केजी।
और कितना मास का था 20 kg। अगर उनके बीच का गैप भी दिया, उनके बीच का M1 N2 का अगर गैप ले ले, R= ले ले तो कितना 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मीटर भी हम लोग 10 का स्क्वायर कर लेंगे, यही ना, 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, 10 से 10 कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो बचा कितना, अगर हम लोग इसको देखें तो 7 2 हाँ 4 हो जाएगा। फिर 6 दूना 12 एक 13, 6 दूना के 12 एक 13, यहाँ पर इतना इंटू 10 के पावर -11, यही होगा ना, यही तो होना चाहिए न्यूटन। तो अब मेरे भाई देखो, अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि इस बात को समझ रहे हो कि ये इतना, हम इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, और ये तो नीचे लिख सकते हैं ना, यानी कि हम 13.34 इंटू 10 के पावर 11 लिख सकते हैं, न्यूटन फोर्स इक्वल टू, यही लिख सकते हैं ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 13 न्यूटन को हम क्या कर रहे हैं। देखो, एक न्यूटन, अगर एक न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक न्यूटन का मतलब कितना, 1 kg ना। 1 kg पर अगर मान के चलो, अगर कोई ये है 1 kg का वेट है, कोई 1 kg का वेट है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन का होगा 1 kg पर। तो कहीं अगर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है तो मतलब बात समझ में आ रहा है कि उस 0.1 ग्राम का वो ऑब्जेक्ट होगा, तब जाकर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो ना कि ये जो है 13 न्यूटन पर हम क्या कर रहे हैं, 10 के पावर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत नेग्लेजिबल हो गया ना। तो यहाँ पर फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है, क्योंकि बहुत लिटिल होता है, बहुत बहुत स्मॉल होता है, और जिस स्मॉल होने के वजह से फील हम लोग को बहुत कम होता है। बात समझ में आया कि क्यों नहीं फील होता है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ तक क्यों है। सिग्निफिकेंस के तौर पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि सिग्निफिकेंस का है किसका, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन का सिग्निफिकेंस का है। आ जा, तो सिग्निफिकेंस के तौर पर समझ ही लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई, तो सिग्निफिकेंस जो है, मून एंड अर्थ जो है एक दूसरा के साथ का है, बाइंड है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्लैनेट है, प्लैनेट हो या यूनिवर्स हो, ठीक ना, या कह सकते हैं कि जो भी सोलर सिस्टम है या गैलेक्सी, ठीक ना, सब क्या है, एक दूसरा के साथ है, क्या है, एक दूसरे टुगेदर क्या है, बाइंड है। बात क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तीसरी बात अगर देखें तो जो हम लोग हैं, ठीक ना, हम लोग के बोले मैन बोले, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वो भी क्या है, बाइंड है, किसके साथ, बाइंड विथ अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इन्वायरमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चौथा नंबर पर अगर सिग्निफिकेंस के ही तौर पर देखें तो वो है जो हम लोगों के यहाँ बड़ी जो कोस्टल एरिया में जो होते हैं उनको ये फील होता है टाइड। टाइड टाइड किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू मून एंड सन के, सॉरी, सन के अट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में, जिसमें से आप देखे होंगे कि मून का इम्पैक्ट जो होता है, मून का इम्पैक्ट जो होता है किस पर, मून का इम्पैक्ट किस पर भाई, टाइड लाने में, टाइड लाने में ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो मून है ना अर्थ से क्लोज में है, लेकिन सन जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, और इसलिए जो हम बोलेंगे कि उसका, किसका, सन का इम्पैक्ट टाइड लाने में लिटिल मच होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट होता है। यहाँ तक तो ठीक है। चलो आ जाओ और हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा एक और चीज है कि यही जो है कौन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ जो
ग्रेविटेशन है, करता क्या है मेरे भाई? तो ये एक चीज है, क्या करता है? वो है, उसका नाम है क्या? सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है, सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है। सर्कुलर मोशन कहाँ सीन होता है? तो जो प्लेनेटरी प्लेनेटरी जो सिस्टम होते हैं वहां पर भी देख सकते हो, या कह सकते हैं कि बैंकिंग ऑफ जहाँ रोड होता है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड हो, प्लेनेटरी सिस्टम हो, और चाहे जहाँ कहीं भी थोड़ा सा गोलंबर टाइप का, उसी को बैंकिंग ऑफ रोड ही बोलते हैं। तो आप देखोगे ये डेथ रोटर, कहाँ पर? डेथ रोटर में भी देखोगे, जहाँ पर मौत का कुआं बोलता है उसको, गांव में जो देखा जो होगा जहाँ यज्ञ वगैरह होता है तो वहां पर झूला झूला लगा होता है, तो उसमें देखोगे होता क्या है कि जो, मान के चलो कि ये सर्कुलर बॉडी है, ठीक ना, सर्कुलर है, यहाँ पर एक सेंटर हो गया। तो अब कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, तो इसके बीच में आप, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो भाई क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ भी काम करेगा, तो एक और फोर्स काम करेगा जो बाहर की ओर काम करता है। एक फोर्स बाहर की ओर काम करता है और दूसरा फोर्स जो है टुवर्ड द सेंटर काम करता है। तो बाहर की ओर होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक और बात, जो बॉडी रोटेट कर रहा है, हम लोगों को पता हो गया कि जो बॉडी रोटेट कर रहा है सीधा जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक ना, ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। अब सॉरी, तो होगा क्या? इसका जो डायरेक्शन होगा, मोशन ऑफ डायरेक्शन, क्या बोल रहे हैं हम? मोशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ किधर होगा? सर्कुलर पाथ पर किधर होगा? तो अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द, बोलो ना, टेंजेंट। बात समझ में आ गया कि टेंजेंट के अलोंग में उसका डायरेक्शन होगा। होप कि यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, बात समझ में आ गया होगा। आ जाओ दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है अपना, इसी का पार्ट है, वो वाला कोई पार्ट नहीं है। तो वो है वेट। क्या है मेरे भाई? वेट। नाम तो सुना ही होगा कि हमारा इतना वेट, वेट है, गलत बोले, हमारा इतना वेट नहीं है, हमारा इतना मास है, ठीक ना। तो वेट का है भाई, एक प्रकार का टाइप ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई? फोर्स मतलब टाइप ऑफ फोर्स कौन है? तो ये टाइप ऑफ फोर्स मतलब, टाइप ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या है? तो ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्पेशल टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि क्या है, जो कि काउज्ड किया जाता है, किसके द्वारा? काउज्ड बाय अर्थ। यानी कि जिस फोर्स के द्वारा अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स काउज्ड बाय अर्थ। और उसी को हम लोग नया नाम दिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं? इसी ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलेंगे इसको? वेट बोलेंगे। लेटेस्ट एज्यूम करो, लेटेस्ट एज्यूम कर लो कि मान लो कि कोई एग्जांपल 10 केजी का है, 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना होगा? 10 केजी मास वाले कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, तो इसका वेट कितना होगा? तो वेट हम निकालेंगे जब भी, कितना हो जाएगा? जिस, ये हो जाता है F इजिकल टू एम जी। तो 10 के जी का है, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? ये इसको हम लोग जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ये होता है 10, ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ये कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन का क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स के द्वारा अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। यहाँ तक ठीक है? आ जाओ एक और बात समझते हैं। तो भाई वेट जब फोर्स है तो नॉर्मल सी बात है, क्या नॉर्मल सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट होगा। तो मेरे भाई समझो, हमने बोला कि वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स है तो फोर्स का ना यूनिट होगा जी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट न्यूटन ही हो जाएगा।
बात समझ में आ गया, ये न्यूटन ही होगा। दूसरी बात आ जाओ, दूसरी बात ये है कि जब ये हो गया तो आप अब तुम बोलोगे कि भाई साहब यूनिट समझ लिए तो डायमेंशन वहाँ का होगा कर, तो डायमेंशन मेरे भाई आपको पता है ना कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही उसका भी होगा, तो mlt के पावर -2 यही होता है यहाँ तक। ठीक है, होप की चीजें समझ में आ रहा हो। अब आ जाओ, हम लोग थोड़ी सी बात कर लिए थे जी का। ये जी जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो मतलब कहो मत। तो जी को क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब क्या, कि ग्रेविटी के द्वारा कुछ एक्सेलरेशन लगता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जी, स्मॉल जी, इसको याद रखना, हम बोल रहा हूँ स्मॉल जी, ठीक ना, स्मॉल जी बोल रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से, ये नहीं बोल देना कि ये हम कुछ बड़ा वाला जी है, छोटा ये अदर जी बोल रहा हूँ, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी कहने का मतलब क्या है, तो स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है ना, क्या होता है, जी का, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और यही कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड भी होता है। और कहने का बात है कि जब डेप्थ बढ़ेगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा, और जब हाइट बढ़ेगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा। मतलब ये है कि इसका वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो 9.8 मीटर जो होता है ये इक्वेटर पर होता है, कहाँ होगा, इक्वेटर पर होगा। यही 10 मीटर कहाँ होगा मेरे भाई, पोल पर होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना। अब जब अब क्या है कि डेप्थ जो मान लो कि ये अर्थ हो गया, तो अर्थ से किसी ये मुख्य का है, ये सरफेस है, ये, अरे क्यों, तो ये जो है ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है ना, ये सरफेस है। तो सरफेस से नीचे जाओगे ये हो जाएगा डेप्थ हो जाएगा ना, तो सरफेस से नीचे जाओगे तो जी का वैल्यू घटेगा, यानी कि डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। अब जी का वैल्यू घटेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 9.8 और ये समथिंग समथिंग होगा, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात, अगर तुम ये हो गया सरफेस, हो गया ना, अब सरफेस से तुम नीचे जाओ, मान लो ऊपर जाओ, ऊपर ये एच हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू जी का वैल्यू भी यहाँ सॉरी, तो जी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर घटेगा, यानी कि हाइट बढ़ेगा, हाइट इंक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू भी घटेगा। तो यहाँ घटेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 से ज़्यादा होगा या कि 9 से कम, 9 से कम होगा, 9.8 से कम होगा। होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। हम लोग इक्वेटर और पोल की बात समझते हैं, क्या होता है, ये होता है अपना इक्वेटर जो पृथ्वी के दो बराबर इक्वल भाग में बांटता है, और ये होता है पोल, ठीक ना, पोल दो होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। होप कि ये सब चीज़ें क्लियर होगा। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर रहे थे जी का वैल्यू का कैलकुलेशन। तो जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जिसका करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, छोटा वाला जी, सॉरी, ये कौन सा जी है मेरे भाई, छोटा वाला जी। छोटा वाला जी का वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जी क्या है, वेट है, कहाँ देखने को मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, लेते ऐसा जूम करो, तो कोई ऑब्जेक्ट है, ले मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है एम, ठीक, इसका मास इतना है तो इसका वेट कितना होगा बताओ, वेट हो जाएगा एम जी, हो गया ना, एम जी। अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, तो ये जो वेट हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो कि अर्थ, वेटे है ना, ये तो अर्थ ही के द्वारा लगा है फोर्स, ये जो है किसके द्वारा फोर्स आरोपित किया गया है, वो जो है अर्थ के द्वारा। सिमिलर बात में अगर अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, अर्थ, ठीक है, इसका मास कितना हो गया, बड़ा एम, ये छोटा एम, समझ गए। इसके बीच का जो गैप है, मान लेते हैं, सॉरी, क्योंकि ये मानते हैं कि ये इसी अर्थ पर है, सरफेस पर है, तो इसका रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। होप किस चीज़ें सही है ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसको चीज़ों को अगर हम लोग इसके बीच में देखें कि कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए फिजिकल टू जी इंटू m1 और अपन में r², यही होगा ना, और यही फोर्स है किसको बराबर, यही तो वेट है ना,
जिस फोर्स से खींच रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि जो mg है और वहीं g इंटू बड़ा वाला m छोटा m बटा में आर स्क्वायर हम लोगों ने बात कर चुका है। ये यूनिवर्सल गैस है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बड़ा वाला m जो है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। छोटा वाला g क्या है, छोटा वाला g जो है मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी। ये r का है रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, छोटा वाला m से छोटा वाला m का तो बचा क्या, छोटा वाला g आ जाएगा। तो gm इंटू बड़ा वाला m इंटू आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। g का वैल्यू कितना, छोटा वाला g का वैल्यू बड़ा वाला g का 6.7 इंटू 10 के पावर 11 होता है। अर्थ का मास कितना होता है उसको देख लेना, यहाँ से पुट कर लेना। रेडियस कितना होता है 664 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक ना, उसके स्क्वायर से। अब जब वैल्यू निकालोगे ना तो ये जो वैल्यू आ जाएगा यही आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा छोटा वाला जी का भी वैल्यू का कैलकुलेशन। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा, कहीं भी इसमें बड़ा छोटा चीज की बात नहीं था। हम लोगों ने जी का भी वेरिएशन देख लिया था कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इसका वेरिएशन आता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात समझ लेते हैं, क्या समझना है, हम लोगों ने बड़ी यूज मिस अंडरस्टैंडिंग बना के रखा है, वो है मास और वेट में, ठीक ना। मास और वेट में समझना है कि मास और वेट में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो मास और वेट में डिफरेंसेस क्या है। मास का होता है, तो मास जो है एक प्रकार का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के अंतर्गत क्या अमाउंट है ठीक था, या कह सकते हैं इसी को बोलते हैं ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। बात समझ में, मास क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग और बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें कि इसको मेजर किस में किया जाता है, तो मेजर जब भी करेंगे तो मेजर हम लोग हमेशा केजी में करते हैं, ठीक है ना। ये किस में करेंगे, केजी में करेंगे। और अगर बात करें तो ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर जहाँ कहीं भी बोलो ये कांस्टेंट ही होगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्या मास के साथ है बातें हैं। अब थोड़ा सा बात हम लोग फोर्स वाला कर रहे हैं। तो ये वेट जो है, वेट का है भाई, ये टाइप ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स। बात समझ में। दूसरी अगर बात करें, ये तो क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का वेट हम लोगों ने बताया, टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइए अट्रैक्शन किसके द्वारा काउज किया जाता है, अर्थ के द्वारा। बात करें तो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि जो मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। और एक और बात बोला था कि जो ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो कर सके। बात समझ में आ गया। तो ये क्या था, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर बात करें कि इसको मेजर किस में किया जाएगा, जो वेक्टर है सॉरी फोर्स है, हाँ आपको पता है ना, मेजर किस में करेंगे, फोर्स है तो न्यूटन में मेजर करेंगे। और बात करें तो ये चेंज करेगा, चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। बात समझ में आ गया, चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस मैंने बता दिया। जैसे कि डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक ना, पोल के हिसाब से चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इक्वेटर के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि पी पी हो गया, पोल हो गया, इक्वेटर हो गया, और अगर बात करें डेप्थ हो गया और हाइट हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पेज के अकॉर्डिंग। आप याद करके रख लेना, इसको एक्रोनिम के तौर पर आप बना लेना। होप की चीजें क्लियर हो रहा होगा। आ जाओ, अब हम लोग अभी तक दो चीज और भी देखा था, एक बड़ा वाला जी देखा था, एक छोटा वाला जी देखा था। हाँ जी, यही देखा था ना, यही देखा था। तो आ जाओ थोड़ा सा इनको भी हम लोग यही लगे हाथे काम करिए देते हैं। तो जो बड़ा वाला जी और छोटा वाला जी दोनों में थोड़ा सा यहाँ भी अंतर देख ही लेते हैं। बड़ा वाला जी क्या है, एक प्रकार का यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नाम से पता चल रहा है। मतलब ये एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी होगा, एवरीवेयर
कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर गया तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये चंद्रमा पर हो चाहे यहाँ पर भी वैल्यू इसका सेम ही रहेगा। जी का वैल्यू क्या है भाई, ये चेंज होता है। द चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक ना, या स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हम लोगों ने बोला इसका वैल्यू होता है, कितना वैल्यू होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के आसपास इसका वैल्यू होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, या यू कैन से दैट कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पोल पर। ये कहाँ होगा, ये पोल पर, और ये कहाँ होगा, इक्वेटर पर, ठीक ना। और उसके ऊपर अगर डेप्थ में जाओ या नीचे जाओ, ये उसका वैल्यू उसके अकॉर्डिंग अब वहाँ शिफ्ट होगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग छोटा वाला जी का जो नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आया? यानी ये एक जो एक्सेलरेशन जो जी का वैल्यू है ना, ये अर्थ के खिंचाव के वजह से है, अर्थ के खिंचाव की वजह से है। बात समझ में आ गया कि हम कहने का चाह रहे हैं, तो ये हो गया अपने बड़ा वाला जी और छोटा वाला जी में अंतर। अब थोड़ा सा एक और हम लोग बड़ी बात सुनते हैं, क्या सुनते हैं भाई, फ्री फॉल। फ्री फॉल समझ रहे हो ना, फ्री फॉल कहने का मतलब है कि जब तुम अगर मान लो कि हम लोग क्या है, स्पेस में है, सपोज करो, ठीक ना, जब स्पेस में है, ठीक ना, मान के चलो कि आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन है। अब आयरन मैन या कह सकते हो सुपरमैन, अब सुपरमैन जब है ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर जब आवेगा ना, तो अगर उस पर एक फोर्स काम करे, फोर्स काम करे, कौन सा फोर्स करे, फोर्स एक्ट ओनली एंड ओनली ग्रेवी या ग्रेविटी, ठीक ना, या कह सकते हो वेट, या कह, बात समझ में आ गया। तो अब उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि वो फ्री फॉल है। क्या है, वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब समझ में आएगा, उस पर जो फोर्स काम करने वाला है, या उस पर जो जी का केवल जी काम करेगा, मतलब एम जी काम करने वाला है। अर्थ हो गया ना, ये अर्थ अपने जी फोर्स से खाली खींच रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इसी को हम लोग बोलेंगे कि फ्री फॉल से गिर रहा है। बात में समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब ये गिरेगा ना, तो ये इसके आसपास में क्या होगा, इसके आसपास में एयर है। बात समझ में आ गया ना। अब ये एयर भी तो फोर्स लगाएगा, एयर भी तो फोर्स लगाएगा। जब एयर फोर्स लगाता है या नहीं, जब फोर्स लगाएगा तो आपको पता है कि फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो हम फ्रिक्शन को काउंटर करते हैं। लेकिन जब फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, या फोर्स ऑफ एयर जो काउज्ड होता है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, उसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं, तो पूरे तरीके से हम कहेंगे कि जो कंडीशन है वो कंडीशन फ्री फॉल का है। कौन सा कंडीशन है, फ्री फॉल का है। तो होप कि ये चीज़ें आपको फ्री फॉल भी समझ ही हो गए होंगे। हेलो, और आगे हम लोग समझने की बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्या समझना है, थोड़ी सी एक यहीं पर एक और बात समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, आ जाओ। समझना क्या है कि जैसे कि हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यही ना देखे थे जी, बड़ा कर लो यार, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, याद है ना, 3 गो लॉज देखा था। उसी तरीके से हम लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, मतलब मोशन, हम क्या बोल रहे हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, ठीक ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कुछ मोशन होगा। अब यहाँ पर देख, क्या देख रहे हैं हम लोग, लीनियर मोशन देख रहे थे, मतलब अर्थ के सरफेस पर। अब क्या होगा, ये एक प्रकार का वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन का मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो ए है ना, वो जी हो जाएगा। ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। क्यों, देखो देखो, ये मान के चलो कि स्पेस है, अब ऊपर से क्या हो गया, ये सुपरमैन है, ठीक ना।
अब ये सुपरमैन क्या करेगा, सुपरमैन नीचे की ओर जब गिर रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर जब आवेगा आएगा ना जी, तो इस पर जो एक्सेलरेशन जो होगा, इसका जो ए होगा, वो कितना हो जाएगा, जी के बराबर होगा। बात समझ में? ये जी एक्सेलरेशन समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन क्या होता है कि कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन एक मान के चलो कि अगर कहीं लिखा है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर है कि हर 5 मीटर पर सेकंड पर, ठीक ना? हर 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में उसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। मतलब ऊपर से नीचे आते जाओगे ना, तब वो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है, स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि हर में देख रहे हो ना कि हर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर फिर एक और सेकंड ले लो, सेकंड के हिसाब से ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो अब सुपरमैन नीचे की ओर खींचता जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब वहाँ पर ए का हो जाएगा जी से। तो अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझना होगा, क्या कि ये कितना दूरी रहा होगा, एस कितना रहा होगा, ठीक है? तो ये एस बराबर का होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, यही होता था ना? तो हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। तो एस बराबर का आ जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आज समझ समझ में आ गया? सॉरी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो हम एस ना लिखे, जी एस लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग का भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, लेकिन ए टी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, जी टी। तो ये अपना हो जाएगा वर्टिकल मोशन के दौरान, ठीक ना? वर्टिकल मोशन कहने का मतलब समझ में आ गया ना, कि हो क्या रहा, वर्टिकल मोशन का मतलब हो क्या रहा है, वर्टिकल मोशन का मतलब ये है कि ए जो है जी, यानी जी जो है, यानी कि जी हो गया यहाँ पर खींचने वाला, यानी एक्सलरेशन हो गया। होप कि यहाँ तक ले हर चीजें अपने लोग का क्लियर हुआ होगा। आ जाओ एक और चीज समझते हैं हम। दो चार चीजें दिखने को मिलता है, क्या, आप झूला झूले हो, आप जब भी जहाँ कहीं भी अगर सर्कस वगैरह लगता है, तो कुछ एक झूला होता है, देखे होगे, ठीक ना, ऐसे करके बांधा होता है, ऐसे करके बंधा होता है ना, जिसमें टोकरी लगा होता है। इस टोकरी में एगो बैठा रहता है, इस टोकरी में एगो रहेगा, यहाँ एगो रहेगा, फिर एगो यहाँ रहेगा, फिर एक यहाँ रहता है, और फिर एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, अरे सॉरी, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। तो जब ये रोटेट करता है, तो आपको एक चीज़ देखा फील किए होंगे, क्या फील किए होंगे, कि जब ये ऊपर चढ़ता है, तो आपको लगता है कि इसका वेट जो है ना, बढ़ गया है। वही जब ऊपर से नीचे आता है, तो आपको लगता है ना कि वेट क्या हो गया, घट गया है। अब बात समझ में आ गया? तो एक होता है ट्रू वेट, क्या होता है, ट्रू वेट मतलब ओरिजिनल मास, एक होता है एपरेंट वेट, एपरेंट एपरेंट वेट मतलब, एपरेंट वेट का मतलब होता है कि आभासी मास। तो ट्रू वेट हो गया कि हम नॉर्मल कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब अपरेंट वेट होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में वेट करेंगे। कौन सा कंडीशन होगा, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन या तो होगा क्या, कि बॉडी या तो ऊपर चढ़, ये सर्कस वाला कंडीशन में ऊपर जा रहा, या फिर सर्कस वाला कंडीशन में ये नीचे आ रहा। यही सिमिलर कंसेप्ट आप कहाँ लगाओगे, लिफ्ट में। कहाँ पर लगाओगे, लिफ्ट के केसेस में। तो अब जब सुनो, अब क्या है कि अगर मान के चलो कि कोई वेट लिफ्ट है, ठीक ना, लिफ्ट जब अगर ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि हमारा जो एपरेंट वेट है, एपरेंट जो वेट है, वो बढ़ गया है कंपेयर टू ट्रू वेट के अकॉर्डिंग। ट्रू वेट के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि मेरा एपरेंट वेट बढ़ गया है, ठीक ना? दूसरी बात, यही जब लिफ्ट जो है नीचे आवेगा, नीचे आवेगा, उस स्थिति में आपको क्या लगेगा, उस स्थिति में आपको लगेगा कि मेरा जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट घट गया है, उस समय लगेगा। मतलब ट्रू वेट जो है, उस समय ट्रू वेट से भी आपको हल्का फील होने लगेगा। बात समझ में? यानी कि ट्रू वेट है, उस समय होता क्या है, बढ़ जाता है, और आपका जो आभासी जो वेट है, लगता है कि घट गया है, हमको फील जो हो रहा है। ये जो एपरेंट वेट कहने का मतलब क्या, कि जब आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, फील कर रहे
रहे हो उसकी हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ों को समझ गए, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं तब का कंडीशन क्या होता है। होप कि ठीक है, चलो अब हम लोगों को एक इसी में देखना है, उसका नाम है केपलर्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केपलर्स लॉ। ये केपलर्स लॉ होता क्या है, आ जाओ समझते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पहले ये समझ लो कि दिया किसने है। तो गिवेन बाई बताओ केपलर। ये केपलर्स ने दिया है। किसके द्वारा दिया है? केपलर से। ये वैलिड कहाँ दिखता है? अगर बोले तो वैलिड मेजरली कहाँ दिखा जाएगा? तो ये जहाँ दिखा जाएगा सेलेसियल बॉडी जहाँ होता है तहाँ, ठीक ना? सेलेसियल जहाँ पर भी बॉडी हो वहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो। किसको? इसको, केपलर्स लॉ को। मेजरली वहीं पर सीन होता है सेलेसियल बॉडी, मतलब सेलेसियल समझ रहे हो ना? जो कॉस्मेटिक वाला वैल्यू हो, मतलब अर्थ प्लैनेट वाला सिस्टम जहाँ दिख रहा हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर ये चीजें आपको ज्यादा विजिबल होगा। तो आ जाओ इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। केपलर ने जो लॉ दिया है तो उसमें उन्होंने 3 लॉ दिया है। कितने लॉ दिया है? उनका जो लॉ जो है टोटल 3 है। कितने मेरे भाई? 3। आ जाओ एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों केपलर का लॉ का जो फर्स्ट लॉ जो है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है ना केपलर के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जहाँ कहीं भी सोलर सिस्टम हो या प्लेनेटरी सिस्टम हो या कहीं भी कोई भी सैटेलाइट हो, ठीक ना? अब वो अगर रोटेट करेगा किसको? अर्थ को या सन को। लेटेस्ट अज्यूम करो कि सन को रोटेट करेगा, तो रोटेट जब भी करेगा वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। उसमें से एक जो फोकस होता है वहां पर क्या होगा? सन होगा। वहां पर क्या होगा? सन। आ जाओ डायग्राम के थ्रू। तो ये हो जाएगा अपना, ये तो देख रहे हो ना, इलिप्स है। कौन सा है? बोलो बोलो। इलिप्स बोलो ना, इलिप्स। इलिप्स है। इलिप्स को समझ रहे हो ना? इलिप्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। अब देख रहे हो ना, यहाँ पर ये चीज हो गया, ये इलिप्स का फॉर्मूला है। ये जो इलिप्स का ये जो बड़ा वाला है ना, यहाँ से लेकर इस तरीके, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। बात समझ में? इलिप्स के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 2 फोकस होगा। कितना फोकस होता है? 2। तो फोकस 1 और फोकस 2 ये हो जाएगा। उसी तरीके से एक एक फोकस से होकर लाइन गुजरता है, जिसको हम लोग का नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देंगे? बोलो ना, नाम देंगे माइनर एक्सिस। बोलो, माइनर एक्सिस बोलते हैं। होप की बातें आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा, कहीं भी आपको मगजमारी नहीं करना पड़ रहा होगा। बात क्लियर है ना? यहाँ तक ले एक और बात लिखोगे क्या? एक और बात लिखिए लो, क्या लिख लोगे? ये जो बी है ना, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई के स्क्वायर। ई का होता है मेरे भाई ई सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ई सेंट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब ई सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? ये बताता है कि इलिप्स कितना चपटा है या कितना चपटा नहीं है। यानी ई का वैल्यू बढ़ेगा तो हमको लग रहा है कि जो इलिप्स है उसका चपटा होने का प्रमाणित ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना? वहीं अगर ई का वैल्यू देखो, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक करता है। ई जो है 0 से 1 के बीच में लाइक करता है। तो अब देखो, बाद में हम लोग समझ लेंगे, ये सब मैथ का बात है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि अगर ई का वैल्यू 1 हुआ तो कितना होगा, ई का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग बातें हैं। तो जो केपलर साहब ने बताया, क्या बताया केपलर साहब ने, कि जहाँ कहीं भी अगर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, किसको? सन को। अगर प्लैनेट जो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व द सन। प्लैनेट किसको रिवॉल्व कर रहा है? सन को, ठीक ना? कब तो रिवॉल्व करेगा तब, तब कैसा होगा? तो रिवॉल्व, प्लैनेट रिवॉल्व द सन, जब भी रिवॉल्व करेगा तो इन दी, बोलो, इन दी इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ बोलो या ऑर्बिट बोलो, किस में रिवॉल्व करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है, तो प्रोवाइडेड बताओ, प्रोवाइडेड जो सन है ना, सन लाइज एट द वन ऑफ द फोकस, वन ऑफ द फोकस। जो दो फोकस होता है ना,
उसमें से एक फोकस पर सन लाई करेगा। ये होता है किसका बात, ये होता है केपलर साहब का फर्स्ट लॉ। उन्होंने बोला है कि जब भी प्लैनेट अगर रिवॉल्व करेगा किसको, सन को, तो वो उसका जो पाथ होगा कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। जिसमें से जो जो सन जो होगा, सन का जो पोजीशन होगा, सन का पोजीशन ऑलवेज जो होगा फोकस पर होगा। यही हम कहना चाह रहे हैं और यही बात केपलर साहब ने कहा है। बात हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हमने अभी डायग्राम में यही बताने की कोशिश किया कि अगर डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये हो जाएगा इसका एक फोकस, टू फोकस, ये इलिप्टिकल पाथ। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट है रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करेगा, सॉरी प्लैनेट है, ले लो ये प्लैनेट है, ये फोकस 1 हो गया और फोकस 2 हो गया। तो केपलर साहब ने बोला कि जब कोई प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो कैसा कहाँ करेगा, इलिप्टिकल पाथ में करेगा, इलिप्टिकल पाथ में करेगा। साथ ही उसमें से एक जो फोकस होगा, एक जो फोकस होगा उस पर क्या होगा, सन लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सन लाई करेगा। तो देख रहे हो ना। तो एक और कंडीशन थोड़ा सा मेंशन करिए लो, क्या मेंशन करोगे, देखो ये सन से बहुत दूरी पर है, जो सन से दूरी पर है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजी कंडीशन, बोलो ना, अपोजी कंडीशन बोलेंगे। अब यहीं पर अगर सन मान के चलो कि यहाँ पर प्लानेट यहाँ आ गया, प्लैनेट अगर यहाँ पर आ गया तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिजी बोलेंगे, बोलो पेरिजी बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो अपोजी और पेरिजी किसे कहते हैं, हो गया क्लियर। अपोजी और पेरिजी किसे कहते हैं, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब एक और बात समझो, दूसरी बात इसमें, इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर बोले कि फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस के तौर पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट लॉ में तो एक चीज विजुअलाइज होगा, क्या विजुअलाइज होगा कि जब पेरिजी कंडीशन हो, पेरिजी कंडीशन हो, उस समय आप देखोगे, क्या देखोगे, तो स्पीड ऑफ जो प्लैनेट होगा वो जब उस समय क्या होगा, हाई होगा। बात समझोगे, मतलब वेरी फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा। एक और बात यहाँ तक तो ठीक है। वही जब देखोगे कि जब प्लैनेट कहाँ हो, प्लैनेट जब अपोजी कंडीशन में हो, अपोजी कंडीशन में हो, उस समय आप क्या देखोगे, तो स्पीड ऑफ जो प्लैनेट है, स्पीड ऑफ जो प्लैनेट है, उस स्थिति में आप देखोगे ये कि जो प्लैनेट का स्पीड है स्लो हो गया। बात समझ में गया, कैसा होगा, स्लो होगा। मतलब एक चीज तो क्लैरिटी हो गया कि जब भी अगर अगर प्लैनेट क्या है, प्लैनेट जो है जो इलिप्टिकल पाथ पर जो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, सॉरी हाँ रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना। तो तब क्या है, तब हमको एक चीज देखने को मिल रहा है, देन हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो उसका स्पीड जो है ना, स्पीड है यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड इज नॉट नॉट यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गया। अगर वो यूनिफॉर्म होता तो मेरे भाई जो अपोजी हो या फिर पेरिजी हो, दोनों कंडीशन में स्पीड क्या होता है, दोनों कंडीशन में स्पीड जो होता सेम होता, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो एक चीज समझ में आ गया फर्स्ट लॉ से कि जो रोटेशन करते हैं या रिवॉल्यूशन करते हैं कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में, तो उनका जो वेलोसिटी या स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि वो वेरी करता है, ठीक। तो अगर सन के नज़दीक आएंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, वहीं सन से दूर जाएगा स्पीड घट जाएगा। तो होप की चीज़ें विजुअलाइज हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा है। आ जाओ दूसरा जो लॉ को देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा लॉ क्या है, आ जाओ। सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर साहब का सेकेंड लॉ का है। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले एक और बात समझ लेना, समझना जरूरी है कि वो मजेदार है। क्या मजेदार है, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। क्या पढ़ना हम लोगों को, एरियल वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है, एरियल वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो एरियल वेलोसिटी कहने का मतलब है ना,
क्या है, एक प्रकार का अगर बोले तो रेट है। क्या है मेरे भाई, ये रेट है, रेट है। तो रेट है तो हमने पहले भी बता रखा है, रेट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेजर्ड होगा, बोलो मेजर्ड जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एरियल वेलोसिटी है, तो इसको जो हम क्या किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग डी ए अपॉन डी टी। किसको बोलते हैं, डी ए अपॉन डी टी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। ए का है, ये है यहाँ पर एरिया, बात समझ में। टी का है यहाँ पर टाइम। होप की चीजें क्लियर हो रही है। तो केपलर साहब ने क्या बोला, केपलर साहब ने क्या बोला, केपलर साहब ने बोला क्या भाई, केपलर साहब ने यही बोला कि मेरे भाई जो एरियल, जब कोई भी प्लानेट होगा अगर वो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उस प्लानेट का, ठीक ना, एरियल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ जो प्लानेट है, ठीक ना, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानेट का होगा इज कांस्टेंट। बात समझ में आ गया, मतलब बोलो ना, मतलब ये हो गया कि जो डी ए अपन जो डी टी है, ठीक ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में तो समझ में आ गया, यानी कुछ ए का वैल्यू होगा। अब जिसको हम इसको थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वाला वैल्यू आ जाएगा। हम इसी की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होना। मतलब ये हुआ कि, मतलब ये होगा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट का अगर मीनिंग समझें डायग्राम के थ्रू तो विजुअलाइज होगा। मीनिंग क्या है मेरे भाई, मीनिंग है कि ये को मान के चलो ये का है इलिप्स है। अब इलिप्स का हो गया, ये हो गया फोकस 1 और ये होगा फोकस 2। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो केपलर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि कोई प्लानेट P1 पर था, अब P1 से उठकर कहाँ चला गया, P2 पर चला गया, टाइम T। ठीक, तो अब इस स्थिति में कहोगे यहाँ पर क्या है कि प्लानेट, यहाँ से प्लानेट था और यहाँ पर, यहीं पर सन है, तो अब इसके द्वारा पर शेडो बनेगा। क्या बनेगा, शेडो। तो ये जो शेडो बना है, सॉरी सॉरी, ये शेडो, बाहर वाला नहीं जाना, जितना तक अंदर में है उतने तक ही बात करना है। अगर हम लोग इसकी थोड़ा सा, ओ माय गॉड, ये हो जाएगा ठीक ना, सपोज करते हैं, अरे फिर गड़बड़, तो आ जाओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपने लोग का यही सर्कुलर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं हम लोग, तो डार्क कर लेते हैं अपने से रंग के, ठीक है। ये हो जाएगा डार्क वाला एरिया जो है, शेडेड एरिया है जो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया वाला। तो ये हो गया एरिया। अब इसकी अगर बात करें तो हम लोग डी ए अपन में डी टी निकालेंगे। तो उसी तरीके से ये जो अब यहाँ पर जो सोना है, तो अब इसके द्वारा कुछ एरिया बनाया जाएगा। बात समझ में गया। और ये जो एरिया है, ठीक ना, अगर रेड कलर से कवर करते हैं, ये जो रेड एरिया है ये भी का है, एरिया है। बात समझ में, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों एरिया हम लोग दिखा दें। तो ये अगर डी ए अपन जो डी टी है और यहाँ का जो डी ए अपन जो डी टी है, दोनों का होगा बराबर होगा। मतलब बोलो ना भाई कि जो टी सेकेंड में जो एरिया ए वन बना है, अगर इसको अगर ए वन रख लेते हो, इसको अगर एरिया ए टू रख लेते हो, तो जो टी सेकेंड में ए वन बना है उतना ही जो टाइम T1 सेकेंड में भी इसके पीछे में जो बना है वही एरिया होगा। जो एरिया स्विप करेगा बनने का, तो ये वाला जो एरिया जितना होगा, जितना एरिया, ठीक ना, उतना ही एरिया ये वाला भी है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया सेकेंड लॉ किसका, केपलर साहब का। यानी कि रियल वेलोसिटी है डी अपन डी टी इजकल टू डी अपन डी टी इजकल टू क्या होगा मेरे भाई, वो होगा कांस्टेंट। समझ में आएगा क्या, ये हो जाएगा कांस्टेंट। होप की चीजें आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। किसका, ये होगा केपलर का सेकंड लॉ। आ जाओ थर्ड लॉ देखते हैं। किसको हम लोग बोल रहे हैं, थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, थर्ड लॉ की। चलो आ जाओ,
तो जो थर्ड लॉ है इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड लॉ केपलर साहब का, कब केपलर साहब ने थर्ड लॉ क्या कहा है, उनका जो केपलर साहब का जो थर्ड लॉ है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो थर्ड लॉ है क्या है। थर्ड लॉ को कोशिश करते हैं समझने का। थर्ड लॉ क्या है भाई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझना है। समझना क्या है कि एक बात हम लोगों ने देख चुका है कि ये है इलिप्स, एक और इलिप्स बना लो, दूसरा इलिप्स। ओके, क्यों दूसरा इलिप्स भाई, दूसरा इलिप्स इसलिए ना कि मान के चलो कि सेम चीज़ यही है, एक फोकस F1 हो गया, इसका फोकस F2 हो गया, ठीक है। मान लो कि कोई ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है या प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, कोई दूसरा ऑर्बिट है जिसमें ये कोई सैटेलाइट है और इस पर क्या कर रहा है और यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक, ठीक है। अगर अगर हम लोग बात करें तो F1 से, ठीक ना, इस लोकेशन पर मान लेते हैं कि सन है, तो यहाँ से इसके बीच का जो गैप होगा कितना होगा, यहाँ से इसके बीच का गैप होगा R1, क्लियर। उसी तरीके से जो यहाँ दूसर का सैटेलाइट है इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा R2, ठीक है। R1 R2 किसे कहते हैं, ये तो बात समझ में आ गया। तो अब जो है ना केपलर साहब ने क्या बोला है, क्या बोला, केपलर साहब ने बोला कि देखो यहाँ से ये इस लोकेशन से निकला, अब फिर इसी लोकेशन पर जो आएगा तो इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जो टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे तो उनके बीच का जो ये गैप है ना R1 के स्क्वायर के क्यूब के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं ये, मतलब इक्वेशन 1। उसी तरीके से अगर बात करोगे तो जो प्लैनेट 2 है, प्लैनेट 2 का जो टाइम पीरियड लगने वाला है उसका स्क्वायर कर दो और उसके जो बीच का गैपिंग है प्लैनेट और सन के बीच का, तो वो R1 यानी ये R2 के स्क्वायर के क्यूब, सॉरी R2 के क्यूब के बराबर होगा। मतलब स्क्वायर, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लो तो कहने का मतलब क्या है, अगर T1 और T2 कर ले तो T1 अपन में T2 का जो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 बटा में R2 के होल क्यूब के बराबर के बराबर। बात समझ में, यही है क्या, यही है केपलर का थर्ड लॉ, ठीक ना, ये थर्ड लॉ है। बात समझ में आ गया कि आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो केपलर साहब का हम लोगों ने लॉ भी देख लिया। आ जाओ थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक तो चीज़ें को समझ गए कि कौन क्या होता है कैसे होता है, होप की चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। आ जाओ अब अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। कहाँ पर बढ़ेंगे, थर्ड वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, वो है प्रेशर। बोलो क्या है, प्रेशर, वो वाला प्रेशर नहीं जो हम लोगों को घर से मिलता है। हम लोग कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम लोग वो वाला प्रेशर की बात कर रहे हैं जो हम लोगों के अंदर से जनरेट होता है। बात समझ में आ रहा, प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर को हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए काउंटर रखते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर हम जब बात कर रहे हैं तो किसके वजह से काम जनरेट होता है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो जनरेट किसके वजह से होगा, तो जनरेट जो होता है, जनरेट ड्यू टू फोर्स, किसकी वजह से होगा, जनरेट ड्यू टू फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, फोर्स कितने प्रकार का होता है, तो फोर्स भी दो प्रकार का होगा, एक होगा एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगाया जाता है और एक होगा इंटरनल फोर्स। बात समझ में आ गया। तो देखो जब फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नली लगाया जाता है, यानी कि फोर्स कैसा हो, एक्सटर्नल हो, और फोर्स कैसा हो, जब इंटरनल हो, तब उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जब फोर्स, हम लोगों तो ये तो समझ गया। प्रेशर का है भाई, प्रेशर एक प्रकार का क्या है, दबाव है ना। तो फोर्स, प्रेशर क्या है, एक प्रकार का फोर्स इनटू एरिया होता है। इसको हम लोग डिफिनीशन की अगर बात करें तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। तो मेरे भाई एक चीज समझो, यहाँ तक तो बात समझ में आया? तो इसको अलग अलग नाम देते हैं। मैंने बोला कि फोर्स दो प्रकार का है, फोर्स कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो अब इस चीज से विजुअलाइज करो, तो जी हाँ, तो फोर्स तो क्लियरिफाई नहीं हुआ कि कौन सा फोर्स है। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर वो हम लोग डायग्राम के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे,
एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने का कोशिश करें तो कुछ ये मान के चलो कि अगर अगर ये ले लेते हैं, अगर ये यहाँ से ऐसे बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पर फोर्स लगाने का कोशिश किया है। एक और होगा, ठीक ना, लेट एज्यूम कर लो ये वाला, ठीक है, ये ऐसे। तो हम लोगों ने इस पर फोर्स लगा रहे हैं इधर को, तो इसमें ये क्या कर रहा है, जो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जो है एक प्रकार का फोर्स लगाएगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की फोर्स लगाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गया। तो अब ये जो है क्या इंटरनल फोर्स हो गया, या यू कैन से डेट के मान को चलो कि कोई स्ट्रिंग है, कोई रोप है, ठीक ना, रस्सी हो गया। तो अगर हम इसको खींच रहे हैं, इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अंदर की ओर खींचेगा और ये अंदर की ओर खींचेगा, तो इसको क्या कहते हैं, रजिस्टिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे, रजिस्टिंग फोर्स। होप की चीजें क्लियर हो रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अब हम कहना यही चाह रहे हैं कि ये जो जो बात कर रहे थे, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा, क्या बोला मैंने, फोर्स, डिफिनीशन लिख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो भाई कौन सा फोर्स, इंटरनल वाला या एक्सटर्नल वाला, तो आ जाओ, अब इसी चीज को तो समझना था। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब एक्सटर्नल हो और फोर्स पर यूनिट एरिया जब इंटरनल हो, तो उसका डिफिनीशन नाम चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ओरिजिनल प्रेशर बोलते हैं, ओरिजिनल प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ से आता है, इंटरनल फोर्स से। यानी कि स्ट्रेस किसे बोलते हैं, स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं फोर्स, कैसा फोर्स हो, रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स, जो बदलाव को क्या कर, विरोध करे, बटा में एरिया, ये हो जाता है कौन सा, बोलो ना भाई, वो हो जाएगा स्ट्रेस। यही फोर्स पर यूनिट एरिया जब एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगाया जा रहा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को तो पढ़ना दोनों है, अभी फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, प्रेशर की, ठीक है ना। पढ़ तो दोनों लेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस का कोई कंसेप्ट नहीं लगा है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों को समझते हैं। आ जाओ, ये जो प्रेशर है, हम जब भी पी लिखें तो प्रेशर समझ जाना है। तो पी जो है इसका हम लोगों ने समझ गया, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, बोलो। फार्मूला तो भाई हार्ट याद करके रखो, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर आपको फोर्स निकालना हो, सपोज करो कन्वर्ज करना हो, तो फोर्स निकालना हो, तो फोर्स बराबर क्या लिखोगे, फोर्स बराबर पी इंटू एरिया लिखोगे, यही लिखोगे ना। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसी का यूनिट, यूनिट कैसे निकालोगे, तो निकालो ना भाई, यूनिट कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़े है, इसका लगाओ। फोर्स का क्या यूनिट होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग का नाम बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। पास्कल यानी न्यूटन जी को भागा करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे किससे, मीटर स्क्वायर से, तो अपना पास्कल जी आएंगे। पास्कल जी क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, वाई समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो ब्लेज पास्कल है, कौन है, ब्लेज पास्कल, और इसी ने इस पर पूरे तरीके से एकदम खोज किया। मतलब एक उन्होंने एक रूल दिया था, क्या बोलेंगे हम लोग, पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ उन्होंने दिया है, और उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो विजुअलाइज होगा, उनका इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। तो फोर प्रेशर पर जो पूरे तरीके से कोई कंसेप्ट दिया है, तो उसका नाम ब्लेज पास्कल है, और उसी को ऑनर्ड करने के लिए हम लोगों ने जो पास्कल नाम का यूनिट खोज लिया। पास में पास्कल क्यों कहते हैं, हो गया यहाँ तक अपना रामायण। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं डायमेंशन का, डायमेंशन का भी रामायण बचा हुआ है। डायमेंशन बोले तो भाई ये न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और एरिया का क्या होगा मेरे भाई, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, यही है। तो जब इसको हम लोग अगर एम कर ले, एम हो गया, एम का यहाँ तक तो ठीक है। एल के को है, एक यहाँ से काटा तो एक यहाँ से काटा, तो एल माइनस हो गया, टी तो एक ही है ना, तो टी के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना डायमेंशन भी फाइंड आउट हो गया। होप की चीज़ें क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। ये इस चीज़ को एक और बात समझो भाई, हम लोगों ने एक और बात थोड़ा सा समझने की कोशिश किया था कि फोर्स एक्सटर्नल है, ठीक ना,
ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल है। साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गया? तो जब फोर्स कैसा हो, फोर्स कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, आबटा में एरिया हो। अच्छा, इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं बोलो भाई? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट। बात समझ में आ गया? यानी कि कोई सरफेस है, एज्यूम करो ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, एकदम 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं। कितना डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, उसी तरीके से लेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं ये कोई सरफेस हो गया, और इस पर फिर एकदम 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं। ये कितना डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं? 90 डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं। तो इस टाइप का जो फोर्स है इसको थ्रस्ट बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। बात समझ में आ गया? थ्रस्ट। तो अब अगर हम लोग प्रेशर का एक नया डिफिनीशन देने का कोशिश करें तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये भी एक डेफिनेशन है। अगर कहीं पूछ दे कि थ्रस्ट क्या होता है, या अगर ये आ जाए कि फोर्स जो होता है थ्रस्ट और एरिया का रेशियो होता है, तो वहाँ घबराना नहीं है भाई, वहाँ सही मार्क निकलना है। समझ में आ गया? यहाँ तक का हम कहना चाह रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात बोल लें, प्रेशर के साथ है अच्छी बात क्या है? तो प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है? बार बार हम लोग बहुत देर से बोल रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक, ठीक ना, सॉरी, अलजेब्रिक मेथड इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड इसमें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बात समझ में गया? लेकिन वहीं जब अगर वेक्टर होगा तो वहां पर हम ट्राइंगल लॉ का फॉलो करेंगे। बात समझ में? अलजेब्रिक मेथड समझ रहे हो ना, 2 3 4 जोड़ लो, तो जैसे जोड़ लेते हैं अलजेब्रा का मेथड लगा के, तो ये हो गया स्केलर का। दूसरी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो भाई प्रेशर साफ जो है ना, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होता है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक समझ रहे हो ना? अगर हम लोग फ्लूइड के केसेस में देख ले, फ्लूइड बोले तो आइसोट्रोपिक इन केस ऑफ फ्लूइड के केसेस में। फ्लूइड समझ रहे हो ना? फ्लूइड बोले तो, फ्लूइड बोले तो हर वो चीज जो फ्लो करे, हर वो चीज जो फ्लो करे, हर वो चीज, दो ये तो चीजें होता है, या तो गैस होगा या तो लिक्विड होगा, यही दो चीज है जो फ्लो करेगा, और तो कुछ और करेगा नहीं। तो ये आइसोट्रोपिक है, फ्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ, अब जो है आइसोट्रोपिक कहने का मतलब है, ये जो फ्लूइड का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगा, यानी कि समान होगा, समान होगा। मतलब आ जाओ, मतलब ये हो गया कि कोई भी ले लो, अगर ये बैलून है, सपोज कर लेते हैं, क्या है? ये बैलून है। अब बैलून में हम लोगों ने क्या कर दिया? इसमें क्या कर दिया? एयर भर दिया, ठीक ना, एयर भर दिया। इसको पहले इसको टाइटली बांध दो, तो आप इसको यहाँ से, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, दबाव करो। क्या दबाव करोगे तो क्या होगा? यहाँ दबाओगे तो तुमको होना चाहिए क्या? एकदम भाई सीधे इन्हें, इसको निकलना चाहिए, इन्हें ऐसे फूलना चाहिए। लेकिन आप देखोगे क्या, इधर भी फूलेगा, इधर भी फूलेगा, इधर भी फूलेगा, इधर, 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 इधर। यहाँ दबा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर तो नहीं फूलेगा। तो मतलब क्या होगा? प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ऑल डायरेक्शन में सेम होगा। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम होगा, सेम इन द ऑल डायरेक्शन। बात समझ में? ऑल डायरेक्शन। क्लियरिटी समझ में आ रहा है कि नहीं हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्लियरिटी आपको समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। चलो, तो इसी चीज को हम लोग एक नया चीज को समझने का कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे? उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने यूनिट वगैरह देख लिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अनदर यूनिट जो है तो ये भी ज्यादा पूछे जाते हैं। अनदर यूनिट्स, अनदर यूनिट के तौर पर अगर देखने का कोशिश करें, अनदर यूनिट क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत देखते हैं, एटीएम। वो एटीएम नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं, हम इस एटीएम की बात कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर वाला होता है। और ये एटीएम जो होता है, याद करो 10 13 25, 10 13 25 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नहीं, गलत गलत, 1 पॉइंट वहाँ भेजा लगा दो, ठीक ना। तो 1.0132 5 इंटू 10 के पावर
इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 एटीएम बराबर। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, एक बार होता है, एक बार, तो बार बराबर कितना होगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बार समझ रहे हो ना? हाँ, कौन बार? माथा वाला नहीं रे मेरे भाई, ये बार एक प्रकार का टूल है, ठीक ना। एक साइंटिस्ट था बार, हुज नेम, और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम। एक होता है 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg समझ रहे हो ना? ये कहा है मेरे भाई, एयर कलम का प्रेशर देखा जाता है। 60 से 60 mm को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 ATM। क्या बोलते हैं? 1 ATM। और 60 से 60 mm है, तो हम 76 सेंटीमीटर भी तो बोल सकते हैं। हाँ, कहीं ना बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो चलो, यहाँ तक तो ठीक है। हम कहना क्या चाह रहे थे समझ में आ गया होगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। अच्छा, एक और बात समझते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो मेरे भाई, वेरिएशन ऑफ पी का वेरिएशन समझना है। पी का वेरिएशन, ठीक ना, कैसे? अलोंग द डेप्थ, अलोंग द, पहला केस अगर ले ले, केस 1 में देखे तो अलोंग द डेप्थ, डेप्थ के अलोंग जो होगा प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। आ जाओ, एक से जूम करो, ये हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से मान के चलो कि कोई भी एक कंटेनर है, सपोज कर लेते हैं। सपोज करने में क्या जाता है, हम भारत लोग के लोग हैं, सपोज कर लेते हैं, रोज दिन राजे बनते हैं, ठीक ना। तो ये कोई पॉइंट ए हो जाएगा, कोई पॉइंट बी हो जाएगा, कोई पॉइंट सी हो जाएगा, कोई पॉइंट डी हो जाएगा, कोई ई ले लो, और कोई एफ ले लो, और कोई जी ले लो, जी ले लो, ले लेते, लेवे में कहा जाता है। अब इधर से जो बाहर का है, ठीक ना, पॉइंट बाहर वाला एकदम खुला में, तो इसको हम लोग बाहर वाला पॉइंट को कोई मान लेते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर होता है इसको हम लोग P0 या सिंपल सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी एक टॉपिक है, हम लोग इसको भी समझ लेंगे अभी थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, होगा का, कहाँ गया जी, कहाँ गया? ओ मेरे भाई, आप आ जाया करो। अच्छा, आप उधर चल जा सकते हो क्या? कैसे गए थे आप? ओ माय गॉड, ये क्या है? चलो खैर, चलो। तो यहाँ से कलर थोड़ा समझने को, जब तक कलरफुल नहीं आएगा ना, तो माइंड का जो क्लैरिटी है ना, आपके ऊपर कहोगे कि भैया आप तो हमको कलरफुल दिखाई बे ना किए हैं ना। आ जाओ, तो जो ए पर प्रेशर P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7, एगो जो ऊपर है उसको बोलते हैं P0। बात समझ में आए? तो देखो, ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से जब नीचे जाओगे तब प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि P जो होता है इंक्रीज करेगा अलोंग द डेप्थ, अलोंग द डेप्थ। बात समझ में आ रहा है? यानी कि डेप्थ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा मेरे भाई? प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अब अगर हम लोग बात समझ गए कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अगर हम प्रेशर का कैलकुलेशन करें अलग अलग लेवल पर, तो पी का जो वैल्यू होता है, ठीक ना, अगर प्रेशर कैलकुलेट करें तो ये होता है P0 प्लस रो जी एच। P0 का है, ये है प्रेशर काउज्ड बाई एटमोस्फेयर, ये तो इसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। आ जाओ, दूसरा जो ये रो जी एच है, तो रो किसका है? ये लिक्विड का है। किसका है भाई? लिक्विड का है। बात समझ में? जी का है भाई उसका, जी मतलब 9.8 वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज का है वाटर कलम का हाइट, वाटर कहो या फ्लूड कहो, या फ्लूड कलम का हाइट, कलम का हाइट। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक हो रहा होगा कि पी का वैल्यू क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। अब आ रहा था एगो अपना टॉपिक बड़ी कंफ्यूजिंग वाला, हुज नेम इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जी? द प्रेशर, नाम से खोजो, नाम से खोजो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक ना, प्रेशर ड्यू टू दी
एटमोस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ गया? यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर काउज्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझोगे कि अगर कोई भी 40 सेंटीमीटर चौड़ा कोई गाता है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जानते हो लगभग लगभग माना जाता है कि एक जो वन एलिफेंट है, वन एलिफेंट के जो वेट होता है ना, उसके बराबर तुम्हारे सर पर लोड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताए। सर्च भी कर लेना गूगल पर, तो बतावेगा कि क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ तक तो ठीक है, कहना क्या चाह रहे थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है किसमें? एटीएम में। किसमें मेजर किया जाता है? एटीएम में। बार में। किसमें? टॉर में। किसमें? टॉर में। और भी है, टॉर भी है, एटीएम है, बार है, और कुछ है तो क्या क्या और भी होगा तो आप समझ जाना कि कुछ और होगा तो अब भाई भाई रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने लिक्विड का जो वेरिएशन प्रेशर का डेप्थ के अकॉर्डिंग देख लिया। सेम हाइट पर क्या होता है? एक और बात, प्रेशर जो होता है सेम हाइट पर, सेम हाइट पर क्या होगा? सेम हाइट पर तो सेम ही होगा, वो थोड़े बदल जाएगा। सेम हाइट पर प्रेशर, यार यहाँ पर ले लो, ये ए हो, मान के चलो थोड़े देर के लिए अगर हम लोग बात करें पी क्यू आर एस टी, अब बोले कि पी क्यू आर एस टी पे प्रेशर क्या होगा? तो भाई प्रेशर एट पी, प्रेशर एट क्यू, प्रेशर एट आर, प्रेशर एट एस और प्रेशर एट टी, सब के सब बराबर ही होगा। कितना होगा? वो पी के जितना आएगा उतना वैल्यू होगा। अगर अगर अंदर में है या बाहर में है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, हम कहने का चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको विजुअलाइज हो रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे थे या बोलना क्या चाह रहे थे, मेरा मकसद क्या था आपको बताना, वो चीज़ समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो एक है अप थ्रस्ट, क्या नाम है उसका? अप थ्रस्ट, ठीक ना। आ जाओ अप थ्रस्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि जो अप थ्रस्ट क्या है। पास्कल लॉ बता चुके हैं शायद, क्या पास्कल लॉ? हाँ आ जाओ थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ किसको बोलते हैं? पास्कल लॉ किसको बोलेंगे? तो पास्कल लॉ ने मैंने बताया कि जो भी अगर, ठीक ना, तो अगर पास्कल लॉ कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट इन द लिक्विड। मैंने वो जो बात बैलून वाला बता रहा था ना, ये अगर बैलून है, ठीक है, हम लोगों ने बोला चाहे ये कोई लिक्विड है कुछ भी हो, तो अगर यहाँ पर प्रेशर का थोड़ा सा भी वेरिएशन देंगे तो ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। इसका वेरिएशन, इसका चेक कैसे कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ले लो ये, ठीक ना, मान के चलो कि ये वो अथी है, ठीक। अब एक है कि ये मान लो कि छोटा छोटा ऑरिफाई बना लेते हैं, ये छोटा छोटा ऑरिफाई मतलब छेद बना लेते हैं। अब ये होगा क्या कि जब हम यहाँ पर एक, यहाँ से प्रेशर इस पर मारने का कोशिश करते हैं, तो जब प्रेशर मारने की कोशिश करेंगे क्या देखेंगे? तो हम जब देखेंगे ये सर्कुलर सिलिंड्रिक अथी है, सर्कुलर समझ रहे ना, गोल है, स्फेरिकल है। जब स्फेरिकल है ना, तो जब हम थोड़ा सा इस पर फूक मारेंगे ना, तो देखेंगे क्या, सब में से उतना ही स्पीड से, उतना ही स्पीड से, ठीक ना, क्या करेगा, लिक्विड इसमें से निकलना कोशिश करेगा। बात समझ में आ गया? तो यही कहना चाह रहे हैं क्या पास्कल साहब? पास्कल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? पास्कल ला यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक ना, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब कभी भी अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंजिंग लाएंगे तो चारों ओर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ये ठीक है। ये कहते हैं पास्कल साहब। इसी एग्जाम्पल का यूटिलाइज किया जाता है कहाँ पर? देखा हो गया, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और अगर और भी देखोगे तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है,
वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको देखने को बड़ी आसानी से मिलता है। कि होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इसी में एक और बात होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे, तो भाई थोड़ा-सा और थोड़ा-सा समझो। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, इसको समझ लेते हैं। क्या है मेरे भाई, हमने तो बता दिया कि प्रेशर ड्यू टू एयर कलम, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से। तब मेजर करने वाला जो इसका टूल है ना, किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो हम लोग जब मेजर करते हैं तो बैरोमीटर से। किसको? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर से मेजर करते हैं। मैं ये बना किस चीज़ से होता है? तो आप देखोगे ना कि कोई एक प्रकार का, मान के चलो कि एक प्रकार का ऐसे डिवाइस होता है और इसमें ये कोई डिवाइस हो गया, इसमें पूरा का भरा होता है, मरकरी भरा होता है और इस पर लाइन ग्रेजुएटेड, नंबर ग्रेजुएटेड रहते हैं, मतलब लिखे रहते हैं। जो नंबर ग्रेजुएटेड है, कुछ न कुछ होगा। अब इसमें क्या रहता है? Hg रहता है। क्या रहेगा? मरकरी। बोलो, क्या रहेगा? मरकरी। बात समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो बैरोमीटर जो डिवाइस है ना, एक प्रकार का वातावरण का बारे में बतावेगा। क्या बतावेगा? क्या बतावेगा? क्योंकि हमको पता है ना जी, एटमॉस्फेयर के प्रेशर ही बताता है। तो ये कैसे पता चलेगा? आ जाओ, समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश, ये देखने की कोशिश हम करना चाह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, क्या है एटमॉस्फेयर? आप देखोगे कि जो बैरोमीटर का रीडिंग जो होता है ना, सडन फॉल हो जाता है। एकदम लगेगा अचानक, जो रीडिंग में जो वैल्यू है वो गिरने लगेगा। या तो ये भी होगा, क्या होगा बोलो? बोलो, या तो सडन राइज करने के लगेगा। सडन हो सकता है कि राइज भी करने लगे। बात समझ में आ गया? तो सडन या तो गिरने लगेगा, या तो सडन राइज करने लगेगा, या तो कहोगे कि भैया धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये बोलोगे कि स्लो फॉल होता है, धीरे धीरे गिरना शुरू कर देता है, यही होगा। बात समझ में आया? तो देखो, और जब अगर बैरो प्रेशर का, देखो हम लोग जब देखते हैं ना कि सुने होंगे कि जब हवा स्पीड बहता है ना, तो उसके एरिया का प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो अगर स्पीड राइज कर जाएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा विंड का, ठीक ना, तो होगा क्या? प्रेशर, प्रेशर बोलो ना, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गया? तो मतलब बहुत स्पीड बढ़, सडन फॉल हो, तो जब देखो प्रेशर जब डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो रीडिंग होगा, मतलब वो बताता है प्रेशर, और प्रेशर बैरोमीटर का जो रीडिंग होगा वो डिक्रीज होना है। तो यहाँ पर समझना क्या है? सडन फॉल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तेज हवा आ रही है। बात समझ में क्या? अब देखो, बैरोमीटर में राइज कर गया, बैरोमीटर का जो पारा है वो राइज करेगा। राइज कब करेगा? स्पीड बहुत स्लो हो जाए, स्पीड का हो जाए स्लो ऑफ विंड। विंड का स्पीड स्लो कब होता है? बताओ, स्लो कब होगा? जब ठंडा वाला टाइम हो तो, अब ना ठंडे के टाइम ना होता जी। बात समझ रहे हो ना? कि अगर देखोगे कि विंड का, सॉरी, स्पीड ऑफ स्लो, स्पीड ऑफ जो विंड है, हम यहाँ पर क्या लिख दिए? गड़बड़ लिख दिए क्या? अच्छा, तो स्पीड ऑफ जो विंड है, अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा? थोड़ा धीरे धीरे हो जाए, स्लो हो जाए। क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो जब स्पीड ऑफ विंड स्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो वेदर है, वेदर है, ये लगेगा कि कहीं ना कहीं क्लियर है। अरे धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं कब है? आराम से, जब मौसम शांत रहता है, सही रहता है, क्लियर रहता है। तो स्पीड ऑफ विंड इन जो है स्लो है। क्या है? स्लो है। तो यानी कि पी का जो वैल्यू है, लगभग थोड़ा बहुत राइज कर जाएगा, थोड़ा बहुत राइज करेगा। बात समझ में? राइज करेगा, तो इसका मतलब क्या है? कि बैरोमीटर का जो वैल्यू है ये इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कहना का चाह रहे हैं, यानी राइज कर रहा है तो क्लियर वेदर की बात करता है। किसकी बात करता है? क्लियर वेदर की। का है भाई? क्लियर वेदर की बात करेगा। ठीक है, आ जाओ। स्लो, स्लो फॉल कर रहा है, किसका? स्लो फॉल, धीरे 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 क्या करेगा? बैरोमीटर का रीडिंग में
मतलब बैरोमीटर के रीडिंग में क्या हो जाए, धीरे धीरे गिरावट आने लगे। तो इस मतलब का कहने का मतलब है कि भैया क्या होने वाला है, आने वाला फ्यूचर में बरसात आने वाला है, रेन आने वाला है। तो ये चीज़ है जो बैरोमीटर से एसोसिएटेड था। हम लोगों ने समझ लिया कि बैरोमीटर क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है फंक्शन, जो भी होता है समझ के चल गए। ये हम लोग काम खत्म कर दिए, यहाँ तक चीज़ों को समझ लिए। एक और कॉन्सेप्ट है हुज नेम इज द फ्लोटेशन। क्या बोले हम लोगों ने, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का ज़्यादा समझना जरूरी है कि होता है क्या। देखो फ्लोटेशन है क्या। अगर फ्लोटेशन को, अगर बकलोल बच्चा है उसको समझाना चाहते हो, फ्लोटेशन को अगर कोई बच्चा है जो अनपढ़ है, उसको पता नहीं है, उसको समझना है कि तैरना किसे कहते हैं, तैरना कोई भी पदार्थ कब तैरेगा तो उसको समझाना है। तो तैरने का मतलब क्या होता है, अगर उसको बताए तो बोले कि देख भाई वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। और इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया से समझा, प्लीज पीछे जाकर देख लेना एक बार। तो इक्विलिब्रियम का होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पर एफ नेट हो, एफ नेट समझ रहे हो ना, एफ नेट का हो जीरो हो। मतलब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, लेटर से जुम करो ये, ठीक ना, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, और इस पर भी कोई फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब इसके बीच में के गैप कितना है, 120। अगर इसके बीच का गैप कितना होगा, 120, और इसके बीच का गैप कितना होगा, 120। तो यहाँ जो एफ नेट जो आता है ना, एफ नेट कितना आता है मेरे भाई, यहाँ जीरो आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कहीं पर एफ नेट जीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम होता है, और उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग फ्लोटेशन भी कहते हैं। बात समझ में, कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी मटेरियल है, अगर पानी में तैर रहा है तो क्या रीजन रहा होगा, इसका मतलब रहा होगा कि वो मटेरियल जो है इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ओवरऑल क्या बोलना चाह रहा है कि एफ नेट जो है, एफ रिजल्टेंट फोर्स है, उस पर जीरो होगा। क्या होगा, उस पर जीरो होगा। तो आ जाओ देखो कैसे हम लोग समझना चाहते हैं कंडीशन का होता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, कंडीशन दो चीज है, दो ही चीज है ना जी। या तो एक तो है जो तैरे वाला, तो तैरे वाला का अपन डेंसिटी होगा, तैरे वाला का अपन डेंसिटी होगा, यानी कि तैरने वाला के सॉलिड हो गया मान के चलो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। दूसरा का एक होता है तैराने वाला, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें वो तैरना चाहता है। तो अब देखो, आप देखो आपको तैरना है, तो तैरना है तो आप कब तैरोगे, आपका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तैरने वालों के रिस्पेक्ट में तब। हाँ, आपका जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है, डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड है, अगर वो जो हो जाए, कम हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड के रेस से, तब आप उस स्थिति में क्या करोगे, फ्लोट करोगे। ठीक है, वो आराम से फ्लोट करेगा। दूसरी बात, अगर जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है जिसको तैरना है, उसका डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, होगा क्या, वो सीधा का सीधा सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा जाके। बात समझ में आ गया। दूसरी बात, तीसरी बात अब हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए, कि डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड जो तैरने वाला है वो, और डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड, दोनों का भी बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब होगा पार्शियल तरीके से, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, थोड़ा सा पार्शियल क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्लोट करेगा, सबमर्ज होकर, थोड़ा सा डूब कर वो फ्लोट करते रहेगा। तो कहानी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कंडीशन क्या होता है। यहाँ तक तो ठीक है ना, फ्लोट का कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आगे मत बोलना कि नहीं समझ में आया, बड़ी मार खाओगे। आ जाओ आगे चलते हैं, दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि एक होता है अप थ्रस्ट। क्या समझेंगे, अप थ्रस्ट, या इसी को हम लोग जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है बायोन्सी। बोलो ना, क्या बोलोगे, बायोन्सी। बात समझ में, अप थ्रस्ट और बायोन्सी। अप थ्रस्ट और बायोन्सी कहने का मतलब क्या है, नाम से पकड़ो ना, नाम से पकड़ो, नाम पकड़ोगे काम हो जाएगा। अप थ्रस्ट, अप प्लस थ्रस्ट, याद आ रहा है। थ्रस्ट का होता है फोर्स हो जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, फोर्स हो परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। लेकिन यहाँ पर अप मतलब, अप यहाँ पर क्या बताना है, अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। तो अब देखो जो परपेंडिकुलर फोर्स हो कहाँ कर रहा है, तो अब अगर हम लोग ओवरऑल अब थ्रस्ट की बात समझने की कोशिश करें, तो परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स
जो परपेंडिकुलर हो, कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, एक्ट एक्ट along the along the upper direction, upper direction। बात समझ रहे हो ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट बोलेंगे। होप कि चीजें क्लियर हो रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। चलो अप थ्रस्ट भी समझ में आ गया। इसी अप थ्रस्ट को ना टेक्निकल जो नाम देते हैं, टेक्निकल जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं बायोन्सी। क्या बोलेंगे, बायोन्सी। बायोन्सी क्या, फोर्स बोलो ना, फोर्स बोलेंगे मेरे भाई। अब फोर्स हो गया तो ये मत बोलना कि इसका न्यूटन यूनिट का होगा, मार खाओगे। फोर्स है तो न्यूटन ही होगा, खत्म बात, ठीक है ना। तो यहाँ से चीजें समझ में आ गया, बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स का फील कब कहाँ करोगे, फील कहाँ करते हो, देखो मेरे भाई, फील कहाँ करोगे तुम, फील करोगे घर में। कहाँ करोगे, घर में। एज्यूम करो या तालाब में, तालाब में देखो, ये लेटेस्ट एज्यूम करो कि ये कोई तालाब है, और इस तालाब में क्या देखोगे कि तालाब में कोई देखोगे क्या, मान लो कि कोई मुन्नू चुनू है, चाहे कोई भी हो। अब होगा क्या, ये मुन्नू चुनू है, ठीक है। अब ये पानी में एकदम मजे ले रहा है, तो जब पानी में मजे ले रहा है तो आप देखोगे ना, अब इस पर एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करेगा, इस पर एक फोर्स काम करेगा जो लिक्विड के द्वारा ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे। लगाना है, हो रहा है।
ले यहाँ से P1 इंटू तो वॉल्यूम बात समझ में आ गया। भाई पानी जब भर लिख पर एक फोर्स लगा
तो फोर्स लगा होगा।